नमस्कार, संभव यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे फाइनल ईयर के पेपर की कि कौन कौन सी यूनिट होती है, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से रहते हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन फाइनल ईयर के अंदर। सबसे पहला तो अपने पास में बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है जी, फर्स्ट जो पेपर रहता है वो कौन सा रहता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल अगर अपन बात करें तो अपने पास में कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स। पहले देखिए, फर्स्ट कौन सी है? HSAB। HSAB का मतलब क्या है अपने पास में? हार्ड, सॉफ्ट, एसिड और बेस। ठीक है, हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस। यानी अपन को यहाँ पर क्या पढ़ने पड़ते हैं? तो देखिए, कठोर और मृदु, क्या? अम्ल और क्षार। ठीक है। सेकंड यूनिट की अगर अपन बात करें, सेकंड, तो देखिए सेकंड और थर्ड यूनिट जो हैं वो दोनों ही किससे रिलेटेड है? संक्रमण तत्वों से। तो क्या लिखेंगे? संक्रमण धातुओं में धातु लिगेंड बंधन। ठीक है, यानी एक तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है कि जो भी अपने पास में ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उसके अंदर मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है, और एक अपन को पढ़ने हैं इनके अंदर संक्रमण धातु संकुलों के अंदर चुंबकीय गुण। ठीक है जी। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वापस से क्या आता है? इन्हीं के अंदर क्या पढ़ना होता है अपन? संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक तो पढ़ना होता है ये, और इसके साथ में एक अपन को पढ़ना होता है इन संक्रमण जो संकुल बनते हैं उनका गतिक और उष्मागतिक आस्पेक्ट। ठीक है, यानी संकुल जो होते हैं उनको उष्मागतिक और गतिक रूप से किस प्रकार से देखा जाता है। फोर्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने पास में आते हैं क्या? धातु कार्बोनाइल, ठीक है, और कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, यानी ऐसे यौगिक अपन को पढ़ने हैं जिसके अंदर कोई भी धातु है वो डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई होती है? कार्बन से जुड़ी हुई होती है। फिफ्थ यूनिट जो आती है वो अपने पास में कौन सी आती है? जैव अकार्बनिक रसायन। जैव अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, और इसके साथ में एक जो पोर्शन आता है यहाँ पर वो किसका आता है? अकार्बनिक बहुलकों का। ठीक है, यानी बायो इनऑर्गेनिक बहुलक। ठीक, ये तो है अपने पास में क्या? सिलेबस। अब देखिए एक एक बात करते हैं इन यूनिटों की कि इन यूनिट्स के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट यूनिट देखिए HSAB। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अपन ने कहा यहाँ पर अपने पास में दो प्रकार के हैं, एक क्या है? अम्ल, और एक क्या है? क्षार। अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन से होते हैं? कठोर। एक कौन से होते हैं? मृदु। ऐसे ही क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन से होते हैं? कठोर, और एक कौन से होते हैं? मृदु। ठीक है, आपको पहचानना है कि कौन सा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हार्ड और सॉफ्ट को बताने के लिए अपन को यहाँ पर पढ़ने हैं सिद्धांत। एक सिद्धांत दो दिया है, वो किसने दिया है? ऑरलैंड चैट और डेविस ने। ठीक है, और एक जो सिद्धांत है वो अपन पढ़ते हैं किसका? पियर्सन का। ठीक है, दोनों ही सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं, बेसिकली इस पूरी यूनिट के अंदर आपको एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि यहाँ पर हार्ड प्लस अगर हार्ड की रिएक्शन होती है, यानी अम्ल और क्षार दोनों ही कैसे होने चाहिए? हार्ड। तब जो कंपाउंड बनता है वो हमेशा कैसे होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे? दोनों के मिलने से कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल। दूसरा, सॉफ्ट प्लस क्या हो सकता है? सॉफ्ट। ठीक है, तब भी क्या बनेगा? स्टेबल। ठीक है, और अगर अपन ने हार्ड की रिएक्शन किससे करवा दी? सॉफ्ट से करवा दी। ठीक है, तो जो बनेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ठीक है, या फिर अपन ने सॉफ्ट की रिएक्शन किससे करवा दी?
हार्ड से करवा दी, ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे तो आपके इन दोनों थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, जैसे सीजियम आयोडाइड है वो स्टेबल है, ठीक है, सीजियम फ्लोराइड है वो स्टेबल नहीं है, तो कारण क्या रहेगा, हार्ड हार्ड प्लस सॉफ्ट, ठीक है जी। एक क्वेश्चन तो आता है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये देखी जाती है कि अम्ल और क्षार, ठीक है, इनका सामर्थ्य जो होता है, यानी इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इस सामर्थ्य का, ठीक है, सामर्थ्य तथा कठोरता एवं मृदुता, यानी इनकी स्ट्रेंथ का इनके सॉफ्टनेस और इनकी हार्डनेस से क्या संबंध होता है। एक और पढ़ते हैं अपन यहाँ पर अम्ल और क्षार की, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, विद्युत ऋणता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है उसके साथ में क्या पढ़ी जाती है, अम्लों की कठोरता और इनकी मृदुता, कि अगर विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, तो प्रकृति कैसी हो सकती है, हार्ड, विद्युत ऋणता क्या है, कम, तो प्रकृति कैसी हो सकती है, सॉफ्ट, ठीक है। इसी के अंदर एक टॉपिक और पढ़ते हैं सिम्बायोसिस, यानी क्या पढ़ना होता है अपन को, सहजीवन। सहजीवन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर अपने पास में ऐसा यौगिक है जिसका सीमांत है, सीमांत का मतलब सीमावर्ती है, यानी वो हार्ड भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है, सॉफ्ट भी, तो अगर वो हार्ड के साथ जुड़ता है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, हार्ड, और अगर सॉफ्ट के साथ जुड़ता है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, सॉफ्ट, ताकि बनने वाला कंपाउंड क्या बन सके, स्टेबल बन सके, ठीक है। इसके बाद आते हैं कठोरता और मृदुता के क्या है यहाँ पर सिद्धांत। कितने सिद्धांत दे रखे हैं अपने, 3। एक कौन सा दे रखा है इनका, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है जी, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, उस फॉर्मूले के आधार पर क्राइटेरिया बताना पड़ता है कि अगर यहाँ पर मान कम है तो कैसा होगा, कठोर, मान ज्यादा है तो कैसा होगा, मृदु, और दोनों के बीच का है तो कैसा होगा, सीमावर्ती। दूसरा सिद्धांत जो दिया जाता है वो दिया जाता है किसका, पाईबंद सिद्धांत। ये किसने दिया था, चैट ने दिया था। ये बताता है कि आयनिक कब बनेंगे और सहसंयोजक कब बनेंगे। और तीसरा जो है वो कौन सा है, पिटजर सिद्धांत। ये सिद्धांत केवल किस पे लगेगा, सॉफ्ट पे लगेगा, कि सॉफ्ट वाले कब स्टेबल बनेंगे। इसके बाद आते हैं कि HSAB जो सिद्धांत दिया गया है, इस HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या क्या है, ठीक है, यानी इस सिद्धांत को अपन कहाँ कहाँ पर काम में ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पे अपन इसको काम में लेते हैं। और फिर आती हैं HSAB सिद्धांत की कमियां, कि इस सिद्धांत की कमियां क्या है। कमी यही है कि अगर ये सिद्धांत आपको पहले से आता है, यानी कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, ये अगर आपको पहले से पता है तो आप यहाँ पे रिएक्शंस को बता पाओगे, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। ये यूनिट जो है ये थोड़ी सी अलग यूनिट है, जिसका बाकी की यूनिट्स के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। बात करते हैं भाई सेकंड यूनिट की। देखिए सेकंड यूनिट जो आती है अपने पास में, उसमें क्या पढ़ते हैं अपन, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके साथ में क्या पढ़ेंगे, इनके चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है किसका, वीबीटी का, कि इनके लिए सबसे पहले क्या सिद्धांत दिया गया था, वीबीटी की। और वीबीटी में क्या थी, बहुत सारी कमियां। क्या क्या थी, कलर नहीं बता सकता, संकुल नहीं बता सकता, ज्यामिति नहीं बता सकता, कब निम्न चक्रण बनेगा कब उप चक्रण बनेगा, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं बता सकता। ये नहीं बता सकता तो फिर इसके आधार पर इसके बजाय कौन सा सिद्धांत दिया गया, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये सिद्धांत यह समझाता है कि सभी धातु के जो डी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक होते हैं वो कभी भी एक जैसे समान ऊर्जा के नहीं रहते। लिगेंड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो इनका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग, विपाटन हो जाता है। तो अपन को यहाँ पर पढ़ना है विपाटन। किस किस में पढ़ना है, सबसे पहला अपने पास में संकुल कौन सा हो सकता है, अष्टफलकीय, यानी कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा अगर अपने पास में संकुल में लिगेंड कितने हैं, 4, तो आकृति कौन सी बन सकती है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। और एक अपने पास में संकुल कौन सा बन सकता है, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर
प्लेनर। ठीक है, ये विपाटन जो है वो किस प्रकार से होते हैं, इन सब का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि जब ये विपाटन हो जाता है, ठीक है, यानी ये अपने पास में 3 टाइप के आ जाते हैं, तो इसके आधार पर यानी CFT के आधार पर क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं अपनों को, संकुलों की क्या निकालते हैं अपने, ज्यामिति। ठीक है जी, फिर क्या निकालते हैं इनके चुंबकीय गुण। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है किसका, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा और इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन है ये तो रहते हैं किसके, बॉन्डिंग के। चुंबकीय गुणों की अगर मैं बात करूं तो अपन ने कहा चुंबकीय गुणों के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं अपन, कि कोई भी संकुल है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय, नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय। और लोहा जो तत्व होते हैं उसके अंदर कौन से पाए जाते हैं, लोह चुंबकीय, क्योंकि उनमें अनुचुंबकत्व का गुण क्या पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर ये जो है म्यू किससे निकालते हैं, √NN+2 से, लेकिन ये वाला जो लगता है ये केवल और केवल किसके लिए लगता है, संक्रमण तत्वों के लिए। n यहाँ पर क्या रहती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपन ने कहा यहाँ पर केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को ही देखा, जबकि चुंबकीय गुण होते हैं वो हमेशा किस चीजों पर निर्भर करते हैं, 2, एक किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, और एक किस पर निर्भर करते हैं, कक्षीय गति। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सिर्फ चक्रण गति को ही काम में ले रहे हैं, तो ये सब अपन को किस में पढ़ना है, यूनिट 2 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखिए कौन सी यूनिट आती है, यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या पढ़ना पड़ता है, एक तो अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, और एक इसके साथ में क्या पढ़ना है अपन को, इनके जो अपन संकुल बनाते हैं उनका गतिक और उष्मागतिक, यानी केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से उनकी स्टेबिलिटी। देखिए इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार, फिर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 2 प्रकार से दिए जाते हैं। एक कौन सा हो सकता है, DD संक्रमण। ठीक है जी, और एक जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, आवेश स्थानांतरण संकुल। देखिए ठीक है, इसको बोला जाता है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास में कौन सा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, और एक कौन सा हो गया अपने पास में, DD संक्रमण। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है MLCT, एक होता है LMCT। देखिए यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड टू मेटल। ठीक है जी, अब आते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सिलेक्शन रूल नहीं है, लेकिन अगर अपने पास में संक्रमण कौन सा है, DD संक्रमण, तो यहाँ पर क्या पढ़ने होते हैं अपन को, चयन के नियम। ठीक है जी, चयन के नियम कितने प्रकार के हैं, 2। एक कौन सा पढ़ना होता है अपन को, चक्रण चयन नियम। चक्रण चयन नियम, स्पिन सिलेक्शन रूल, यानी डेल एस जो है स्पिन का मान 0 होता है तब तो वो क्या होते हैं, अलाउड, और 0 नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, नॉट अलाउड। दूसरा क्या पढ़ा जाता है, लेपोर्ट सिलेक्शन नियम। ठीक है, लेपोर्ट सिलेक्शन नियम या लेपोर्ट चयन नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है, सम्मिति से किस में जा सकता है, असम्मिति में, और असम्मिति से किस में जा सकता है, सम्मिति में। ठीक है जी, इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर तो क्या पढ़े जाते हैं, निम्नतम अवस्था पद चिन्ह। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, टर्म सिंबल। ठीक है, टर्म सिंबल किस प्रकार से निकाले जाते हैं ये पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो किसका आता है, ऑर्गल आरेख का। ठीक है, कि जो अपने पास में स्पेक्ट्रो जो अपन टर्म सिंबल निकालते हैं उस टर्म की क्या करते हैं फिर स्प्लिटिंग। आपके सिलेबस में 2 दे रखे हैं, एक किसका D1 विन्यास का, एक किसका दे रखा है D6 का। या एग्जाम्पल देके पूछा जाता है तो पूछा जाता है TiH2O6+3। तो देखिए यहाँ टाइटेनियम है,
कितने नंबर पे आता है 22, 3D2, 4S2। टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन में स्टेट में है +3, 2 ये गए, 1 ये गया, क्या बच गया D1। तो D1 का ऑर्गल आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्या पूछी जाती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पर पूछी जा सकती है सीरीज, ठीक। ये है अपने पास में किसका, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का है। नेक्स्ट अगर इसी के अथवा में बात करें तो क्वेश्चन आता है किसका, एस्पेक्ट्स का। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है, संकुल का स्थायित्व। देखो कोई भी संकुल है वो स्थायी है या नहीं, तो इसके लिए दो तरीके से देखा जाता है। एक देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स से यानी गतिकी से, और एक जो है वो किससे देखा जाता है इसको, दूसरा सेकंड देखा जाता है इसको किससे, उष्मा गतिकी से, ठीक है, कि स्टेबिलिटी किस प्रकार से है। और फिर आता है कि इन दोनों में आपस में संलग्नीय में संबंध कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी अगर संकुल बन गया अपने पास में, ठीक है, तो आते हैं संकुल का स्थायित्व, ठीक है, कि कोई संकुल है वो स्थायी है या नहीं। तो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है जी, प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कारकों की अगर मैं बात करूं तो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यहाँ पर अपन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ दो ही चीजें हैं, एक तो कौन है मेटल, एक कौन है लिगेंड। तो देखिए दो ही कारक प्रभावित करते हैं, एक तो कौन प्रभावित करता है, तो अपन कहेंगे धातु, और एक जो है वो कौन प्रभावित करता है, लिगेंड, ठीक है। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये अपन को पढ़ना है। फिर आते हैं इनकी अभिक्रियाएं कौन सी होती है। तो यहाँ पर ये जो संकुल है ये कौन से दे रखे हैं अपने को, वर्गाकार समतलीय, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय संकुल। कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। इन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म बतानी है कि किस प्रकार से होता है। पहले क्या होता है, यहाँ पर कोई भी आके जुड़ेगा, फिर क्या होगा, हटेगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक के स्थान पर दूसरा आ जाना। और यहाँ पर एक दे रखा है अपना कौन सा, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर वर्गाकार समतलीय कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह से 4 लिगेंड होते हैं, L1, L2, L3 और L4। पहला लिगेंड जब भी अपन मान लो किसी एक्स से रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो नया कॉम्प्लेक्स बन गया अपने पास में। जैसे इसको हटा दिया अपन ने, ये L2, ये L3, ये L4, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपन एक और लिगेंड जोड़े Y, तो अब फर्क पड़ेगा। अब ये जो पहला वाला था उसकी ट्रांस स्थिति पर ही आके जुड़ेगा, और ये जो प्रभाव होता है यानी ये ही क्या कहलाता है, ट्रांस इफेक्ट। यानी पहला लिगेंड जहां से प्रतिस्थापित हो गया, दूसरा लिगेंड हमेशा उसकी कौन सी स्थिति से हटता है, ट्रांस से, ठीक है। ये है अपनी यूनिट 3। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 4th यूनिट। 4th यूनिट क्या है अपने पास में, धातु कार्बोनाइल या कार्ब धात्विक यौगिक। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अपन ने कहा क्या दे रखा है, यूनिट कार्ब धात्विक। देखो कार्ब धात्विक का मतलब ही क्या है, जिसमें एक तो कार्बन होगा और वो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ेगा, किसी ना किसी धातु के साथ, तो क्या कहलाएगा, कार्ब धात्विक यौगिक। इसी का एक पार्ट है क्या, धातु कार्बोनाइल, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की जगह क्या दे रखा है, कार्बोनाइल है, यानी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ जुड़ जाती है, धातु के साथ, तो है तो कार्बन। इनमें भी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मेटल और कार्बन। देखो क्या क्या यहाँ पर अपन को पढ़ना है। सबसे पहला ये जो यौगिक होते हैं इनका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आयनिक हो सकते हैं, सहसंयोजक हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून वगैरह हो सकते हैं, इस प्रकार से। फिर आता है इन कार्ब धात्विक यौगिकों का महत्व क्या है। इसके बाद में आते हैं धातुओं के, यानी कौन कौन सी धातुएं हैं वो कार्बन के साथ जुड़ती है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है किसके यौगिक, लिथियम के। फिर किसके दे रखे हैं, एल्यूमिनियम के। एक किसके दे रखे हैं, टिन के।
एक इसके दे रखे हैं टाइटेनियम के। इस तरह से अपन को अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, या तो क्वेश्चन आ गया लिथियम के कार्ब धातु के यौगिकों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, या दूसरा क्वेश्चन आता है कुछ आपको कॉम्प्लेक्स दे देता है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का दे दिया, टिन का दे दिया, और कहेगा इनकी संरचनाएं बनाओ, तो डायरेक्ट अपन को क्या बनानी आनी चाहिए, इनकी संरचनाएं, ठीक है। दूसरी तरफ एक तरफ दे रखा है धातु कार्बोनाइल। धातु कार्बोनाइल यौगिकों में देखो सबसे पहले तो दे रखे हैं दो नियम। एक तो दे रखा है कौन सा, 18 इलेक्ट्रॉन है नियम, कि कोई भी संकुल बनेगा वो स्थायी है या फिर नहीं है। और दूसरा जो संकुल दे रखा है वो क्या दे रखा है, EANA नियम, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। इन दोनों ही नियमों से बताते हैं कि कौन सा संकुल है वो स्थायी है और कौन सा संकुल है वो स्थायी नहीं है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 3 ही कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। सबसे पहला एक जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो किसका दे रखा है, निकल का, क्रोमियम का और किसका, Fe का। देखिए क्रोमियम के साथ कितने कार्बोनाइल जुड़ते हैं, 6। तो देखो एक क्रोमियम क्या हो गई, धातु को, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया या कार्बोनाइल क्या हो गया, लिगेंड, कितने जुड़े हैं, 6। दूसरा Fe के साथ में क्या दे रखा है, पेंटा कार्बोनाइल। तो देखो ये Fe तो क्या हो गई, धातु, कार्बोनाइल क्या हो गया, लिगेंड, और यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 5। निकल का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, टेट्राक्लोराइड, यानी क्या दे रखा है, मेटल, फिर लिगेंड, और फिर कितनी संख्या है, 4। तो देखो तीनों के अंदर क्या है, धातु है वो किससे जुड़ी हुई है, डायरेक्ट कार्बन से। कार्बन एक फिक्स हो गया यहाँ पर, कौन सा, कार्बोनाइल। तो ये क्या कहलाते हैं, धातु कार्बोनाइल। कैसे इनके बनते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन से क्या होती हैं, और प्लस इनका उपयोग क्या होता है। बस लास्ट बात करते हैं 5th यूनिट की। 5th यूनिट में देखो सबसे पहले क्या दे रखी है अपने, जैव अकार्बनिक, ठीक है। तो एक तो हो गया जैव अकार्बनिक रसायन यानी बायो इनऑर्गेनिक, और एक इसके साथ में यहाँ पर क्या दे रखा है, अकार्बनिक बहुलक, ठीक है, अकार्बनिक बहुलक। देखो दोनों में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व किसको कहते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व ऐसे तत्व है जिनकी आवश्यकता तो अपन को बहुत ज़्यादा है लेकिन जिनकी मात्रा अपन को क्या चाहिए, कम। दूसरा क्वेश्चन आता है अति आवश्यक तत्व क्या है, तो ऐसे तत्व है जो अपन बाहर से ग्रहण करना क्या होता है जरूरी, क्योंकि उनका संश्लेषण जो है वो अपनी बॉडी नहीं कर सकती। फिर आता है यहाँ पर क्वेश्चन किसका, धातु पोरफायरिन का, ठीक है, यानी धातु पोरफायरिन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर अपन को 2 पढ़ने हैं। एक पढ़नी है किसकी संरचना, हीमोग्लोबिन की, अपने ब्लड में पाया जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, और दूसरा पढ़नी है किसका, मायोग्लोबिन की, ठीक है। और एक जो दे रखी है वो दे रखी है किसकी, साइटोकाइनिन की, ठीक है जी। ये हो गई अपने पास में। फिर है बायो इनऑर्गेनिक कि ये जो तत्व होते हैं यानी ज्यादातर तत्व कौन से आते हैं, क्षार और क्षार मृदा धातुओं के, ठीक है, क्षार मृदा धातुओं का। तो इनका अपन पढ़ते हैं जैविक तंत्र में महत्व है, यानी ये अपने लिए क्या काम के हैं, जैविक तंत्र में महत्व है, ठीक है। जैसे सोडियम क्या काम का है, पोटेशियम क्या काम का है, कैल्शियम क्या काम का है, या मैग्नीशियम किस काम का है, Fe किस काम का है, यानी ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी होती है कि ये अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अपन को यहाँ पढ़ना है किसका, कैल्शियम आयनों का महत्व है। और लास्ट जो टॉपिक इसमें दे रखा है वो दे रखा है किसका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, ठीक है, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो यहाँ पर क्या होता है। तो ये तो है किसमें, बायो इनऑर्गेनिक में। अब आते हैं अकार्बनिक बहुलक। तो देखो बहुलक क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुलक। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से कहलाते हैं, कार्बनिक, और एक जो होते हैं वो कौन से हैं, अकार्बनिक। अपन को कौन से पढ़ने हैं यहाँ पर, अकार्बनिक। सबसे पहला क्या पढ़ना है, इनका वर्गीकरण, कि ये कितने टाइप के होते हैं। बाद में अपने को पास 2 ही टॉपिक दे रखे हैं। एक तो यहाँ पर क्या पढ़ना है अपन को, सिलिकॉन्स पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं,
कैसे ये बनाते हैं, ठीक है, चक्रीय हो सकते हैं, अचक्रीय हो सकते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और यहाँ पर क्या पढ़ने हैं, इनका महत्व यानी इनका उपयोग है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और एक जो दे रखा है वो क्या दे रखे हैं, फोस्फाजीन्स, ठीक है। तो ये तो किसके होते हैं, सिलिका के, ठीक है, कार्बन, सिलिका और ऑक्सीजन। और ये किसके होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस और कार्बन। ये क्या कहलाते हैं, फोस्फाजीन्स कहलाते हैं। तो कैसे बनते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और ये अपने लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों ही टॉपिक है यहाँ पर अपन को पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो ये अपनी 5 यूनिट थी, 5 यूनिट में से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको अलग अलग बता दिए। जैसे एक क्वेश्चन इस पोर्शन में से आएगा, एक क्वेश्चन इस पोर्शन में आएगा, तो हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे अपने पास में, 2 करने अपन को कितने हैं, 5, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।